नमस्कार दोस्तों। कहा तो अमेरिका को अपनी मिलिट्री पावर पर इतना गुमान था कि ईरान को घुटने के बल झुका लेगा, ईरान के सुप्रीम लीडर की किलिंग के बाद ईरान से सरेंडर करवा लेगा, अपनी मन मर्जी के मुताबिक वहां रिजीम चेंज करेगा। लेकिन जंग के 17वें दिन अमेरिका की हताशा दिख रही है। नेटो देशों से अमेरिका मदद की गुहार लगा रहा है। ट्रंप खुले तौर पर कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के दबदबे को खत्म करने के लिए नेटो देशों की मदद की जरूरत है। आप अपने अपने वारशिप्स भेजिए और नेटो देश ईरान के साथ अमेरिका की इस लड़ाई में सीधे कूदने से परहेज कर रहे हैं। ऐसी नौबत आई क्यों? और ईरान कैसे अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट मिलिट्री पावर के सामने 17 दिनों से डटा है कि बेचैनी और खलबली अब अमेरिका में है? इसको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब। लगातार आप सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और चैनल्स पर उन्हें देखते होंगे, बहुत मुखर आवाज। तो बख्शी साहब स्वागत है। सीधा सवाल यही कि जंग के 17वें दिन अमेरिका को इस तरह से अब लग रहा है कि अब अपने दम पर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के मुकाबले के लिए फ्रांस, दूसरे देश चीन से लेकर जापान से लेकर ब्रिटेन तक सबसे गुहार लगा रहा है। तो अब ये जंग यहां पहुंची और यहां से कहां जाएगी? देखिए साहब, ये जो जंग चल रही है मेरे आंकलन में ये 21वीं सदी का एक निर्णायक जंग होगी जो ये फैसला करेगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से, अपनी बुलिंग से पूरी दुनिया को वापस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में धकेलेंगे या एक क्रिस्टल क्लियर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर सामने आएगा। वो सामने आ गया है। ईरान, रूस, चीन, इन्होंने मिलकर दिखा दिया है कि इतना आसान नहीं एक थर्ड वर्ल्ड देश का सर कुचल देना, मसल देना मच्छर जैसे। वो मच्छर ततैया से भी ज्यादा खतरनाक निकला। ठीक है साहब, दमुड़ी जब लड़ गई है तो बहुत बुरी तरह से लड़ गए। ठीक है, आप किसी भी देश की इज्जत, आबरू, उसकी तो मतलब सर्वाइवल के ऊपर हमला कर दो तो वो कोई भी लड़ जाएगा। और ईरान की तो एक ट्रेडिशन है साहब कि वो सारे हारते, वो करबला की लड़ाई ऑनवर्ड से जो भी इम्पॉसिबल लड़ाई की सब खलास हो गया, जहां बाकी लोग हाथ साष्टांग दंडवत कर देते, वो लड़े हैं। इराक के खिलाफ वो 8 साल लड़े, 1 बिलियन उनकी कैजुअलिटीज हुई साहब, वूफ नहीं करी। तो प्रॉब्लम ये है साहब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला को एक दिन में मसल दिया। CIA ने घूस पे घूस खिलाई, जैसे यहां क्लाइव ने खिलाई थी। है? अंग्रेजों ने खिला के 250 साल राज किया था यहां घूस खिला के, क्योंकि हरामखोरों की कमी थोड़ी ना है। ठीक है, और उन्होंने उन्होंने जो है वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया और उसके बाद तो साहब वो तो साक्षात तांडव करने लगे कि अब मैं ईरान को ठोक दूंगा। 2 दिन लगेंगे, वेनेजुएला के लिए 1 लगा था, यहाँ 2 दिन लगेंगे। उसके बाद मैं क्यूबा को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं ग्रीनलैंड में मेरे को चाहिए रेयर अर्थ, वो मैं पकड़ लूंगा, कब्जा कर लूंगा। उसके बाद में मैं पूरा कनाडा खा जाऊंगा। अरे साहब, ये बाप का राज है। अरे साहब, क्या ये उपनिवेश का जमाना है, दौर है, कॉलोनियलिज्म फिर से आ रही है। अब क्या क्या करेंगे? कोई रूल ऑफ लॉ, कोई कुछ नहीं। हाँ, हम जानते हैं जो पहले भी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे साथ, उन्होंने भी कई सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कमजोर से कमजोर थे उनको चुन के उनपे हमला करके तबाही करी। लीबिया की, अफगानिस्तान की, इराक की, सब जगह लेने के देने पड़ गए थे, खासकर ईरान, इराक और अफगानिस्तान। ठीक है साहब, अब वो चढ़ गए वॉर ऑफ चॉइस। तो जिस तरह से ईरान पर हमले की प्लानिंग अमेरिका ने की होगी जनरल साहब, उसको तो ये लगा होगा कि ठोक पीट कर हम 48 घंटे या 72 घंटे में ईरान को सरेंडर करवा लेंगे। अब 17 दिन हो गए और ये नौबत क्यों आ गई कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कराने के लिए, जब ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि हमने 100% उनकी मिलिट्री खत्म कर दी, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स सब, तब फिर वो
1 दर्जन देश से या नेटो के 2.5 दर्जन देशों से मदद क्यों मांग रहे हैं? अरे साहब, वियतनाम वॉर कोई 14 साल चली थी, उसमें भी वो हर शाम को बोला था कि खत्म हो गया, रगड़ दिए, इतने हजार मारे, ये किया, वो मारा, मार डाला, पीट डाला, और कख नहीं हुआ, वहां से भागना पड़ा। ठीक है, 8 साल लड़े ईरान में, बड़े इराक में बड़े धड़ल्ले से गए, बहुत ही धड़ल्ले से गए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बता रहा है, झूठ बोला, सफेद झूठ। ठीक है, शुरू में तो रगड़ दिया, 8 साल लेने के देने पड़ गए, 4 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा हुआ, 4,000 बॉडी बैग घर पहुंचे और अपना मुंह लटका के आ गए वापस। अफगानिस्तान में 20 साल लड़े, ठीक है, और अपना मुंह लटका के जहां से जिस हालत में भागे वो तो देखने लायक थी। तो साहब ये अब बहुत जाती पे आ गए। आपने वेनेजुएला को रगड़ दिया, अब आप बोले हम ईरान को रगड़ देंगे, मसल देंगे, जैसे चींटी को मसला जाता है, फिर हम क्यूबा पकड़ लेंगे, फिर हम क्या बोले तो हम ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ है हमको चाहिए, बस हम पकड़ लेंगे हैं। और उसके बाद जो आप कह रहे कि हम कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे, तो ये उपनिवेश का काल है क्या? इज इट द इरा ऑफ कॉलोनियलिज्म? किस किस देश पे आप कब्जा करोगे? ये 18वीं सदी नहीं है साहब, कॉलोनियलिज्म नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि आप 21वीं सदी में आ गए हो। और ये मेरे हिसाब से एक जो है सेमिनल बैटल होगी इस 21वीं सदी की, जिसमें ये फैसला होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी से दुनिया को वापस यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में धकेलेंगे, या एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उभर के आएगा। और मेरे हिसाब से वो आ गया है। अब एक सवाल ईरान, है जनरल हाँ, साहब कि चूंकि वही मैंने पूछा 17 दिन हो गए, अब एक जगह अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप अगर नेटो देश को बुला रहे हैं, ब्रिटेन को बुला रहे हैं, जापान को बुला रहे हैं और देशों को बुला रहे हैं, मान लीजिए 2-4 देश आ भी गए, अभी सब रिलक्टेंट है, लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया है कि अमेरिका अपने दम पर वहां से ईरान को पीछे नहीं हटा सकता? तो फिर इस जंग का अंजाम क्या देखते हैं आप? देखिए, पेंटागन ने एक टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग दी थी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को, वो उन्होंने लीक करी वॉशिंगटन पोस्ट अखबार अमेरिका की, जो सबसे पॉपुलर है। उसमें उन्होंने कहा कि साहब जो भी टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स आपने दिए थे हमने हासिल कर लिए। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रेजिम चेंज बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड हासिल नहीं हो सकता, और हमको 2 लाख अमेरिकी फौजी उतारने पड़ेंगे जमीन पर, सरजमीन पर, और कोई हमारे 18 महीने लड़ना पड़ेगा, और 15,000 से ज्यादा बॉडी बैग्स आ सकते हैं कम से कम। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोलना मुश्किल है। अब ये समझना जरूरी है कि क्यों मुश्किल है। ज्योग्राफी, जरा नक्शा तो देख लेना साहब। वो आप उसकी पूरी नेवी डुबो दी। पहले तो नाम की नेवी थी, एयरफोर्स आपने खलास कर दी, नाम की एयरफोर्स थी। वियतनाम वॉर के जमाने के जहाज थे, वो खत्म करके आप चाहे भंगड़ा करें चाहे नाच करें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असली हथियार ईरान के हैं मिसाइल्स, ड्रोन्स। वो ताबड़तोड़ दागे जा रहा है साहब, और नुकसान किए जा रहा है, और अच्छा खासा नुकसान, अच्छा खासा नुकसान। जो पूरी गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, प्लीज समझिए, उसकी जो नॉर्दर्न बैंक है, नॉर्दर्न शोर जो है, वो ईरान का सरजमी है। मतलब उनको जहाज नेवी के उतारे बगैर खाड़ी में, वो अपनी जो गुफाएं हैं, जो टनल्स हैं, वहां से एंटी शिप मिसाइल फायर कर सकते हैं, ड्रोन्स चला सकते हैं, और जो भी या जैसे कहा जा रहा है कि नेवल माइंस उनके पास 4 से 6 हजार नेवल माइंस है जो अमेरिकी अखबारों में छप रहे हैं, तो आसानी से नेवल माइंस बिछा के शिप को उड़ा सकते हैं, और ऊंची पहाड़ियां हैं इसलिए वहां अमेरिका आप को इंगेज बहुत करना सारी हो। चीजें हैं साहब, माइंस बिछा सकते हैं। सबसे इफेक्टिव है इनके एंटी शिप मिसाइल्स। इनके हम्म, पास चीन के एंटी शिप मिसाइल भी आ गए, इन्होंने अपने डेवलप कर लिए हैं हाइपरसोनिक मिसाइल, जिनको हम्म, रोकना तकरीबन असंभव है। वो तो हम्म। क्लेम कर रहे हैं कि हमने काफी क्षति पहुंचाई है। इब्राहिम लिंकन को कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि जॉर्ज जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिया है। यहाँ तक मतलब बहुत सारा तो
डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन मतलब अब क्या सच है वो ज्यादा देर कहाँ तक छुपेगा। अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान का सकर पंच लग गया, एक एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया वाकई में, तो भाई साहब आपका जो है 4, 4.5 से 5 हजार बेचारे अमेरिकी सिपाहियों की अगर शहादत हो जाए और उनकी लाशें जाएं, आप समझते हैं अमेरिका के लोग आपको माफ कर देंगे? मिड ज- टर्म में, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रही है आपकी, तो साहब वो सेनेट सेनेट तो गई, उसके बाद आपका कांग्रेस वगैरह में अच्छी खासी क्षति होगी, लेम डक प्रेसिडेंट बन जाओगे। उसके बाद क्या जाने कि आपको कोई इम्पीच करा दे ऐसे स्टेज पे। तो थोड़ा जनरल सोच साहब, समझ के करना चाहिए था। अब ये सोचते जनरल बाद साहब, में, हमला पहले करते हैं फिर सोचते हैं अब करना क्या है। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, यही अमेरिकी अखबार लगातार बता रहे हैं ऑफिशियल्स के हवाले से भी, कि भाई इन्होंने इतना एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा। और ये लगातार 5-6 दिन से जनरल साहब आ रहा है कि अब ट्रंप एग्जिट चाहते हैं, लेकिन एग्जिट का कोई तरीका नहीं दिख रहा है। और अरे वो साहब फंस वो गए, उनके एग्जिट गले की चाहते फांस हो हैं, गई, हड्डी हो गई। वो एग्जिट चाहते हैं, क्या ईरान एग्जिट देने को तैयार है? लारेजानी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान की के सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि भाई अमेरिका 4 से 5 हफ्ते की लड़ाई की बात कर रहा है, हम 4 से 5 महीने लड़ने को तैयार। ठीक है साहब, है हमारे पास इतना असला, उसने दिखा दिया वो कर रहा है, और हर रोज वो नुकसान बढ़ता जा रहा है। और लेट मी टेल यू, कोई 12 अरब डॉलर खर्चे हो गए हैं अमेरिका के आज आज तक। वो कल का था, आज तो और भी बढ़ गया होगा। और अगर एक भी बड़ा जहाज गर्क हो गया तो जानी, जो पैसे का नुकसान तो अलग, जो प्रेस्टीज का लॉस होगा अमेरिका की साथ, दैट विल बी इनकैलकुलेबल। बहुत, मैं समझता हूं अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, और दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना लड़ाई के मैदान में बहुत खतरनाक, बहुत सारे बहुत अमेरिकी खतरनाक। सीनेटर बहुत सारे अमेरिकी सीनेटर ऑब्वियसली अपोजिशन के, वो सीनेटर कह रहे हैं कि ये ट्रंप की सनक, पागलपन और मूर्खता ने अमेरिका को ऐसे जंग में धकेल दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। और ये उसको लेकर उनकी लगातार इतनी आलोचना हो रही है, सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स और सब जगह छप रही है। अब तो मीडिया से भी नाराजगी जता रहे, तो ये मतलब उनका मिस कैलकुलेशन ही हुआ। नहीं, जबरदस्त मिस कैलकुलेशन हुआ ना साहब। देखिए मैं बता रहा हूं कि आप औरों को छोड़ दीजिए, डैन केन, जनरल डैन केन, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने जब युद्ध शुरू किया था, उसने उनको साफ बता दिया था कि साहब देखिए ऐसा है कि हम जो आप बोल रहे हैं हमला करो, हम कर दें, लेकिन रिजीम चेंज होना जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड ना डले तकरीबन इम्पॉसिबल, और हमारी क्षति हो सकती, हमारी बॉडी बैग्स काफी सारे आ सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो स्टॉक्स हैं, रिजर्व स्टॉक्स एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के, डेंजरसली डिप्लीट हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता चीन से लड़ना पड़ गया, रूस से लड़ना पड़ गया, खाट कड़ी हो जाए। जब आपके टॉप जनरल आपको ये बोल रहे हैं, आपको उनकी तो सुननी चाहिए ना। आपका तजुर्बा क्या है लड़ाई का? आपका तजुर्बा कुछ नहीं। जब आप यंग मैन थे, आपको वियतनाम में लड़ना था, तो ये ड्राफ्ट डॉज कर गए साहब कि मैं बीमार हूं, मैं लड़ नहीं सकता। 85 साल की उम्र पे आपको औरों को लड़ाने का बड़ा शौक आ गया है। अब बॉडी बैग आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, थैंक गॉड यू हैड द डिसेंसी टू रिसीव देम। तो और आप इस जंग हाँ, का क्लोजर क्या देखते हैं जीडी बख्शी साहब? 17वें दिन जहां ये मामला फंस गया है। ये मामला फंस गया है गल्फ ऑफ हॉर्मुज पे। हम्म, वो सबसे बड़ा लीवरेज है ईरान का, और वो लड़ रहे हैं ईरान से। ईरान चोट कर रहा है दुनिया की इकोनॉमी पे हम्म। कि साहब मैं दुनिया की इकोनॉमी डुबो दूंगा, आपकी इकोनॉमी शामिल। आपकी चॉइस है, आप फिर भी लड़ना चाहते हो, जितनी देर लड़ोगे उतनी ज्यादा नुकसान होगा दुनिया की इकोनॉमी को। पेट्रोल के दाम $110 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन 2.6% से बढ़ के 4.5% हो गई है। और जो वहां तेल के दाम लोकल हैं, वो लड़ाई के पहले $2 से $3 प्रति गैलन थे, अब 4 से 5 पे आ गए हैं, और यही रेट चलता रहा $7 से $8 प्रति बैरल हो जाएंगे। आप समझते हैं अमेरिका की जनता खुशी के मारे
नाच उठेगी, झूम उठेगी। क्या आपने क्या सोच के लड़ाई करी है साहब? सोच समझ के लड़ाई की जाती है ना साहब, कि हम लड़ाई पहले शुरू कर देंगे, बाद में सोचेंगे करना क्या। ये तो तो जनरल बहुत साहब, खतरनाक एक और इतने बड़े ऑफिस ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, उसका तो थोड़ी जनरल साहब गरिमा आपको की ये भी लगता जरूरत है, है। जनरल साहब आपको ये भी लगता है कि किसी और बड़े हथियार का इस्तेमाल किया जाए बेचैनी में, पागलपन में, सनक में अमेरिका कर सकता है, या नहीं, इजराइल कर और बड़ा सकता है हथियार जब क्या, इस तरह से ईरान डटा और हुआ बड़ा है तो? हथियार अब सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब रह गया है साहब। तो क्या आप हम्म। न्यूक्लियर युद्ध करना चाहते हैं? मतलब सन की पने में आप दुनिया के अंदर मशरूम क्लाउड में खत्म करना चाहते हैं। आप इस्तेमाल करेंगे, नॉर्थ कोरिया उसको देगा, ठीक है। और जरूरत से ज्यादा आपने दुनिया को तंग किया कि हाँ साहब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एटॉमिक बॉम्ब चलाने का हक है मुझे, है तो हक है। तो साहब बाकी लोगों के पास भी एटम बॉम्ब है, जापान में चला दिया था 1945 में, किसी और के पास नहीं था। अब रूस के पास आपसे ज्यादा एटम बॉम्ब है, चीन के पास उसका भी जखीरा 1000 के करीब पहुंच गया है। रूस के पास 6000 का है, आपके पास 5000 का है। लेने के देने ना पड़ जाए साहब, आप दुनिया खत्म ना करा दें। अब ये पागलपना जितना चल सकता था चल चुका है। मेरी अपील है मोदी साहब को कि वो हस्तक्षेप करें। ईरान उनकी सुनेगा, इजराइल भी उनकी सुनेगा, और अमेरिका को तो अब ऑफ रैंप चाहिए। वो अब ये आपने करे चूंकि तो मोदी दुनिया साहब को का एक नाम बहुत लिया, बड़ा फेवर हो जाएगा। जनरल जितनी साहब आपने जल्दी चूंकि, ये लड़ाई खत्म होगी उतना भारत के लिए अच्छा है। हम्म, मेरी जिम्मेवारी, मेरी मेरी वफा हिंदुस्तान के साथ है, ठीक है ना साहब। और हिंदुस्तान के लिए सबसे बेस्ट है कि इस वक्त खत्म हो। दुनिया के लिए सबसे बेस्ट है कि जल्द से जल्द ये पागलपना, वॉर ऑफ चॉइस खत्म हो। अच्छा, अब जय भारत भारत, को क्या जय करना हिंद। चाहिए जनरल साहब? क्योंकि आपने भारत की बात की, मोदी साहब की बात की, भारत को हाँ। अब क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री ने मसूद पेजेशकिन से, राष्ट्रपति से बात की, विदेश मंत्री से बात हुई यहाँ मिनिस्ट्री लेवल पर, और उसके बाद अब ठीक है कुछ जहाज आने लगे, लेकिन भारत क्या करे? आप कह रहे भारत को बात करके जंग खत्म करवाने की पहल करनी भारत चाहिए, को क्या करे भारत? मध्यस्थता करके ये जंग खत्म करानी चाहिए, सिंपल। जब भारत के खिलाफ ट्रंप जो 90 बार बयान देते रहे सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर, तो भारत के कहने से क्या ट्रंप इसमें सीज फायर के तैयार हो जाएंगे? मोदी जी के कहने से सनकी और जो उनका बिहेवियर है। नहीं साहब, वो कह रहे कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, वो कह रहे हैं। तो हाँ, हमको भी, अब हम कह रहे, हमको भी वही जो वो कह रहे हैं, जो फेवर किया भारत और पाकिस्तान को, हमको वापस करना चाहिए ना साहब। हमको भी उनका युद्ध रुकवाना चाहिएगा, क्योंकि उनकी भी खाट खड़ी हुई है इस वक्त, खाट चलिए, खड़ी बहुत हुई है बहुत, इस वक्त। बहुत और बहुत दुनिया शुक्रिया। का देखिए वो सब हाँ, फायदा हो ना हाँ, हो, आई एम हम्म, नॉट हम्म, टेकिंग इट लाइटली। मैं हम्म। कह रहा हूं कि साहब दुनिया का फायदा, दुनिया का हित, भारत का राष्ट्र हित इसमें है कि ये पागलपने की जंग जल्द से जल्द खत्म हो। ईरान का फायदा, इजराइल का फायदा, अमेरिका का फायदा, दुनिया का फायदा, भारत का फायदा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, बहुत जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार जनरल साहब।